आज की क्लास में हम लोगों को यहाँ पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एक स्टार्ट करना है जिसका नाम है कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब क्या होता है? एक बंधा हुआ मोशन, बाउंडेड मोशन। ठीक है। कंस्ट्रेंट मोशन जो है वो दो टाइप का आपको पढ़ना है। पहला टाइप तो ये आपको सामने ही दिखाई दे रहा है जिसका नाम है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, और दूसरा जो टाइप होता है उसका नाम होता है वेज कंस्ट्रेंट। दूसरा जो टाइप होता है उसका नाम क्या बोल देते हैं हम लोग? वेज कंस्ट्रेंट। ठीक है। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में स्ट्रिंग के साथ सारे चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। वेज कंस्ट्रेंट में क्या होगा कि एक इंक्लाइन प्लेन है, वेज है, जैसे मैं आपको यहाँ पे देखता हूँ, शो कराने की कोशिश करता हूँ। देखो वेज कंस्ट्रेंट में किस तरह का, ये देखो ये वेज कंस्ट्रेंट है हमारा। ये दूसरा वाला टाइप है जो हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो वेज कंस्ट्रेंट में आप देख सकते हो कि ये ब्लॉक जो है वो एक इंक्लाइन प्लेन यानी वेज पे रखा हुआ है, और वेज के साथ ही इसका मोशन वेज के मोशन पर ही इस पार्टिकल या इस ब्लॉक का मोशन डिपेंड कर रहा है। ठीक है। तो इस तरह से हमको यहाँ पे दो तरह के कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ने हैं। पहला कंस्ट्रेंट मोशन कौन सा है? स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। और दूसरा कंस्ट्रेंट मोशन कौन सा है? वेज कंस्ट्रेंट। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक। अब स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के बारे में पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी स्ट्रिंग है, जो भी हमें स्ट्रिंग के बारे में पढ़ना है, तो किस तरह की स्ट्रिंग हमें चाहिए यहाँ पे, उसके बारे में जानना जरूरी है। ठीक है। किस तरह की स्ट्रिंग होनी चाहिए भैया, ये भी तो जानना जरूरी है। अब यही पता नहीं है स्ट्रिंग कैसी होनी चाहिए तो फिर कैसे काम चलेगा। तो यहाँ पे स्ट्रिंग की मैंने दो प्रॉपर्टीज आपको बताई हैं, उनको बेहद जरूरी है याद रखना है कि द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रिमेन कॉन्स्टेंट। जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए। मतलब हमें ऐसी कोई स्ट्रिंग नहीं लेना है जिसकी लेंथ डिक्रीज इंक्रीज हो रही हो। जैसे वो इलास्टिक होती है, इलास्टिक होती है तो उसकी लेंथ को हम डिक्रीज इंक्रीज कर सकते हैं, उसको खींच देते हैं, तन जाता है, टाइट हो वैसा हो जाता है। ठीक है। तो इलास्टिक स्ट्रिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब स्ट्रिंग ऐसी लेना है जिसकी लेंथ कैसी हो? कांस्टेंट। हालांकि ये एक आइडियल चीज हो गई, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ये कैसा हो गया? आइडियल हो गया, ये तो रियल में हो ही नहीं सकता। ठीक है। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि ऑलवेज रिमेन्स टाइट, डज नॉट स्लैक। मतलब जो स्ट्रिंग है वो हमेशा कैसा रहना चाहिए? टाइट रहना चाहिए। टाइट रहेगा स्ट्रिंग तभी तो उसमें टेंशन काम करेगा। मान के चलो कि कोई ऐसी स्ट्रिंग है, अब इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना है? 0 है। इस स्ट्रिंग में यहाँ पे टेंशन कितना हो जाएगा? 0। क्या इस स्ट्रिंग में कोई टेंशन है ही नहीं, क्योंकि ये तो स्ट्रिंग ऐसे लूज पड़ी है। ठीक है। तो स्ट्रिंग शुड बी टाइट, ऑलवेज रिमेन्स टाइट। ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो स्ट्रिंग से रिलेटेड है, आपको याद रखना है। क्लियर हो गई इतनी बात? चलो, कुछ स्टेप्स होते हैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के, कैसे 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 हमको स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट अप्लाई करना है ये जानना जरूरी है। कैसे हम अप्लाई करते हैं? तो सबसे पहला क्या है कि आइडेंटिफाई ऑल द ऑब्जेक्ट एंड नंबर ऑफ स्ट्रिंग इन द प्रॉब्लम। सबसे पहले हमें ये काउंट करना है कि कितनी स्ट्रिंग है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हाउ मेनी स्ट्रिंग्स आर देयर इन द क्वेश्चन, ये हमें कैलकुलेट काउंट करना है। कैलकुलेट क्या करेंगे? उसको काउंट कर लेंगे। ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या कहता है कि अज्यूम वेरिएबल रिप्रेजेंट पैरामीटर ऑफ मोशन सच एज डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एटसेट्रा, ये सारी चीजें। ठीक है। हाँ, तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था स्टेप्स, कहाँ गया? ये आ गया, स्टेप्स फॉर स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के बारे में, जिसमें मैंने आपको पहला स्टेप क्या बताया कि आइडेंटिफाई ऑल द ऑब्जेक्ट एंड नंबर ऑफ स्ट्रिंग इन द प्रॉब्लम। आपको सबसे पहले क्या करना है कि उस जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा उस क्वेश्चन में कितनी स्ट्रिंग्स हैं वो आपको काउंट करना है। हाउ मेनी स्ट्रिंग्स आर देयर इन द क्वेश्चन, ये आपको काउंट करना है। सिंपल है, देख के हमें पता चल जाएगा, काउंट तो हम कर ही लेंगे। सेकेंड स्टेप हमारा क्या कहता है कि एज्यूम वेरिएबल टू रिप्रेजेंट द पैरामीटर ऑफ मोशन सच एज डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अब ये क्या होता है ये मैं अभी आपको बताऊंगा, परेशान मत होना। ठीक है। अभी ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, परेशान मत होना। स्टेप थर्ड क्या है? आइडेंटिफाई अ सिंगल स्ट्रिंग एंड डिवाइड इट इनटू लीनियर सेक्शंस एंड राइट इन द इक्वेशन फॉर्मेट L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5 अप टू जितने भी है टोटल इज इक्वल टू L। अभी ये सब आएगा समझ, अभी क्वेश्चन हम करेंगे सब आएगा, परेशान मत। स्टेप 4 क्या कहता है? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बस बात खत्म हो गई। ठीक है। अब सुनो आगे एक कहानी। अब जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं, ये जो डायग्राम हमें यहाँ पे दिया है, इस डायग्राम की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, क्या मेरे पास यहाँ पे स्पेस है? चलो कोई नहीं, समझ लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे इस डायग्राम की बात करते हैं तो सबसे पहले तो मैं आपसे जो पूछता जा रहा हूँ आपको उसका आंसर देना है। जो स्टेप्स मैंने बताए वो आप
अभी रहने दो, जो मैं आपसे अब पूछ रहा हूं उसके आंसर दो। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि इस डायग्राम में कितनी स्ट्रिंग है, काउंट करो और नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स बताओ कितनी है इस क्वेश्चन में, बताइए। 4। थोड़ा ध्यान से बताओ, ध्यान ध्यान दो, ध्यान सर ध्यान से बताओ। 2 और इस क्वेश्चन में यहाँ पे कितनी स्ट्रिंग्स है, यहाँ पे 2 स्ट्रिंग्स हैं। कैसे? पहली स्ट्रिंग कौन सी है? पहली स्ट्रिंग है ये वाली, ये हो गई एक स्ट्रिंग। और दूसरी स्ट्रिंग कौन सी है? ये वाली, ये हो गई दूसरी स्ट्रिंग। ठीक है। अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर एक स्ट्रिंग यहाँ इस पॉइंट से लेकर के यहां तक है, फिर दूसरी स्ट्रिंग यहां से लेकर के यहां तक है, फिर तीसरी स्ट्रिंग यहां से लेकर के यहां तक है, और चौथी स्ट्रिंग यहां से लेकर के यहां तक है, तो आप गलत सोच रहे हो। ये पूरी एक ही स्ट्रिंग है जो यहाँ पुली से होकर के ऊपर से होके इससे गुजरी है, और ये दूसरी स्ट्रिंग है जो यहाँ पुली से होकर के ये दोनों ब्लॉक से आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात? चलो अब मेरी बात को सुनो बहुत गौर से। जैसे मान के चलो कि ये कोई भी एक स्ट्रिंग है, जैसे हमने माना कि ये कोई भी एक स्ट्रिंग है। अब इस स्ट्रिंग में अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि मान लो ये वाला जो एंड है वो नीचे की तरफ इस पे फोर्स लग रहा है, ये वाला जो एंड है मान के चलो कि इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है। सुनना मेरी बात गौर से, मैंने क्या बोला कि ये जो स्ट्रिंग है मान लेते हैं इसकी लेंथ कितनी है L, नीचे वाले एंड का स्पीड v1 है मान लो, और ऊपर वाले एंड का स्पीड कितना है? v2 है। अब आपको ये अपने आप से फील हो जाएगा इस डायग्राम को, इस स्ट्रिंग को देख के, कि यहाँ पे ये जो दोनों वेलोसिटीज हैं v1 और v2, ये इस तरह से काम कर रही हैं इस स्ट्रिंग पे जैसे इस स्ट्रिंग की लेंथ को इंक्रीज करना चाहती है। देखो आप गौर से देखो इस डायग्राम को, ये दोनों वेलोसिटीज उसकी लेंथ को इंक्रीज करना चाहती। देखो एक मान लो कि इस पे लगा ऊपर क्या? v2, नीचे क्या लग रहा है? v1। तो v1 चाह रहा है इसकी लेंथ को बढ़ाना, v1 क्या चाह रहा है? इसकी लेंथ को बढ़ा दे, खींच रहा है नीचे। और v2 भी ऊपर की तरफ लग रहा है, तो v2 भी क्या चाह रहा है? इसकी लेंथ को बढ़ा देना। समझ पा रहे हो ना? तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये जो v1 और v2 है, ये दोनों के दोनों ये चाह रहे हैं कि इस स्ट्रिंग की लेंथ इंक्रीज हो जाए। तो जब भी इंक्रीज लेंथ की बात होगी, जब भी लेंथ इंक्रीज होने का फील आएगा आपको, तो आप उसको कैसा लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। ठीक है। और जब भी आपको फील आएगा कि यहाँ तो यार हमें ऐसा लग रहा है कि लेंथ डिक्रीज हो रही है, तो आप वहां पे क्या लेंगे? साइन, नेगेटिव साइन लेंगे। क्लियर होगी बात? क्लियर होगी इतनी बात? चलो अब सुनना। यस सर। वेरी गुड। अब इसी डायग्राम की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो इस डायग्राम में आप देखो, तो सबसे पहले तो आपको इतना तो पता चली गया कि यहाँ पे सिर्फ हमारे पास 2 स्ट्रिंग्स हैं। ठीक है, एक ये वाली स्ट्रिंग है और एक ये वाली स्ट्रिंग है। तो आपने यहाँ पे ये वाले डायग्राम को देखा और इसमें आपने देखा कि ये पूरी की पूरी एक स्ट्रिंग है। अब इस पूरी स्ट्रिंग में आपको क्या करना है? सेगमेंट बनाने हैं छोटे छोटे। तो आपने यहाँ पे क्या करा? एक सेगमेंट ये L1 मान लिया और दूसरा सेगमेंट ये क्या मान लिया आपने? L2 मान लिया। ठीक है, मेरी बात को सुनना गौर से। आपने यहाँ पे 2 सेगमेंट लिए, एक को आपने L1 मान लिया और एक का आपने L2 मान लिया। अब आप मुझे ये बताओ, जैसे अगर मैं इस डायग्राम को यहाँ पे दोबारा से बना दूं, 1 मिनट का आप मुझे टाइम देना, अभी डायग्राम मैं बना दे रहा हूँ, तुरंत बन जाएगा डायग्राम। ये देखो डायग्राम मैंने यहाँ पे बना दिया है, एक ब्लॉक ये रहा और एक ब्लॉक ये रहा। चलो ये हमारा डायग्राम बन गया। ब्लॉक्स के मास तो हमें नहीं पता है। आपको ये दिख रहा है कि ये वीपी स्पीड से ऊपर जा रहा है और ये वीपी स्पीड से नीचे की तरफ आ रहा है। देखो ये वाला जो ब्लॉक है वो वीपी स्पीड से ऊपर की तरफ जा रहा है, ये वाला पूरा का पूरा सिस्टम वीपी स्पीड से नीचे की तरफ आ रहा है, ये ब्लॉक नीचे जा रहा है और ये ब्लॉक भी नीचे की तरफ जा रहा है। कितनी स्पीड से? v1 और v2। तो मान ले ये स्पीड v1 है और ये स्पीड v2 है। बस अब आप बहुत गौर से सुनना मेरी बात। देखो आपने यहाँ पे जो सेगमेंट माने, इसकी लेंथ आपने L1 ले ली है और इसकी लेंथ आपने L2 ले ली है। आपने यही तो लेंथ मानी है। अब आप मुझे ये बताओ, अब आप एक कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर यहाँ पे डायग्राम कुछ इस तरह का होता, जैसे मान लो कि ये डायग्राम कुछ इस तरह का होता, एक ब्लॉक ये कनेक्टेड है और एक ब्लॉक ये कनेक्टेड है ना? मान के चलो कि ये पूरी लेंथ कितनी है? 5 मीटर। मान लो कि ये पूरी लेंथ कितनी है? 5 मीटर। ठीक है, तो ऐसा ही तो होगा कि ये लेंथ इनिशियली मान लो 2 मीटर होगी, तो फिर ये वाली 3 मीटर होगी डेफिनेटली, क्योंकि टोटल लेंथ 5 है। ठीक है, अब अगर मान लेते हैं कि ये वाला ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है और मान लेते हैं कि ये ब्लॉक 1 मीटर और नीचे आ गया। ठीक है, तो अगर ये वाला ब्लॉक 1 मीटर और नीचे चला गया तो ये वाली स्ट्रिंग की लेंथ कितनी हो गई? 4 हो गई कि नहीं?
तो फिर इस वाली स्ट्रिंग की लेंथ अब कितनी बची है 1, क्योंकि टोटल लेंथ कितनी है 5, टोटल लेंथ कितनी है 5। क्या टोटल लेंथ बदल रही है? क्या टोटल लेंथ बदल पा रही है यहाँ पे? क्या हम टोटल लेंथ को बदल सकते हैं? नहीं बदल पाएंगे। नो सर। हम यहाँ पे टोटल लेंथ को नहीं बदल पाएंगे, ठीक है। तो वैसा ही केस इस वाले डायग्राम में है जो हम लोग ब्लू कलर से यहाँ पे बनाए हैं अपने लेफ्ट में। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस वाली स्ट्रिंग की लेंथ को हम लोगों ने L1 माना, इस स्ट्रिंग की लेंथ को हम लोगों ने यहाँ पे L2 माना। तो ये पूरी की पूरी जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो तो फिक्स है ना, वो बदल रही है क्या? यानी L1 प्लस L2 को हम लोग क्या L लिख दें? यहाँ पे ये जो L है वो क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ पे ये जो L है वो कैसा है? कांस्टेंट है। ये नहीं बदलेगा। बदल तो ये सकते हैं, L1 और L2 बदल सकते हैं। मान के चलो ये पहला ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है। अगर दूसरा ब्लॉक नीचे आ रहा है तो L2 बढ़ रहा होगा कि घट रहा होगा? बताओ। अच्छा आप मुझे देख के थोड़ा, मैं ये देखना चाह रहा हूँ आपको फील आ रहा है क्या? अगर ये सेकंड वाला ब्लॉक मान के चलो नीचे की तरफ आ रहा है और ये पहला वाला ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अब आप मुझे ये बताओ L2 जो है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज। वेरी नाइस। और L1 क्या होगा? डिक्रीज। डिक्रीज। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है? L1 और L2 है, ना कि L। टोटल लेंथ जो स्ट्रिंग की है वो तो वही है ना। मतलब ये तो बढ़िया है, अगर टोटल लेंथ बदल सकती है तो फिर मतलब बढ़िया है ना। ऐसे पुली लेके आए हम मार्केट से 1 मीटर की रस्सी लाए और ब्लॉक को ऊपर नीचे ऐसे कर रहे हैं, रस्सी की लेंथ बढ़ती जा रही है। मतलब वाह है, ये तो बढ़िया है। मतलब तो ऐसा तो होगा नहीं। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने ये सेगमेंट माने हैं, यहाँ जो हम लोगों ने ये सेगमेंट माने L1 प्लस L2 इज इक्वल टू L लिखा है। अब हम क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट करेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे। अब जब इसको हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो इससे सिचुएशन हमें क्या मिल जाएगी? dl1 अपॉन dt प्लस dl2 अपॉन dt इज इक्वल टू, बताओ यहाँ L का, L कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? 0। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? 0। क्यों होगा 0? क्यों होगा 0? क्योंकि वो कांस्टेंट है। क्यों होगा 0? क्योंकि वो कांस्टेंट है। और मैंने आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में बताया था कि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0। क्लियर हो गई बात? चलो अब मेरी बात फिर से सुनो गौर से, बहुत गौर से। मान के चलो कि ये वाला एंड यहाँ पे कैसा है? फिक्स है। मान के चलो ये वाला एंड भी यहाँ पे कैसा है? फिक्स है। ठीक है। लेकिन यार समस्या अब तो ये हमारे सामने है कि अगर ये ऊपर वाला सिस्टम ना होता, ये वाला सिस्टम पूरा का पूरा ना होता तो, लेकिन हम यहाँ इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये वाला जो ब्लॉक है, मान के चलो ये ब्लॉक नंबर 3 है, ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है वीपी स्पीड से। तो फिर ये पूरा का पूरा सिस्टम, इतना सिस्टम, ये जो मैं अलग से ये मार्क कर रहा हूं, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो वीपी स्पीड से नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है। अब सुनना मेरी बात। ये पुली हो गई, एक ब्लॉक ये हो गया, एक ब्लॉक ये हो गया, ये ब्लॉक 1, ये ब्लॉक 2, इसकी स्पीड नीचे v2, इसकी स्पीड नीचे v1 और इसकी स्पीड नीचे vp है कि नहीं है? अब यहाँ पे अगर आप, इसकी लेंथ L1 है और इसकी लेंथ L2 है, अब आप L1 को अलग से बनाओ। ये L1 हम लोगों ने अलग से बना लिया। सुनना मेरी बात। L1 पे इस टर्मिनल को आपने देखा, इस वाले एंड को, आप इस वाले एंड को देख रहे हो, इस वाले एंड को। आप मुझे ये बताओ, इस वाले एंड में अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ है कि नहीं है? देख लो आप, ये वाला टर्मिनल नीचे की तरफ ही तो जा रहा है। देखो v1 स्पीड से जा रहा है कि नहीं? तो ये जा रहा है नीचे की तरफ v1 स्पीड से। और तो और ये वाला जो एंड है, ये वाला, ये भी नीचे की तरफ ही आना चाह रहा, ये वाला एंड भी नीचे की तरफ आना चाह रहा। कितनी स्पीड से? वीपी स्पीड से। कैसे पता सर? क्योंकि ये पूरा का पूरा सिस्टम ही वीपी स्पीड से नीचे की तरफ आ रहा है। देखो आप, आ रहा है कि नहीं? क्लियर है इतनी बात? yes, तो इसका ये वाला जो टर्मिनल है वो भी नीचे की तरफ ही आ रहा है। तो अब आप इस डायग्राम को देखो, इस वाले डायग्राम को देख के मुझे ये बताओ कि यहाँ पे v1 लेंथ को इंक्रीज करना चाह रहा है कि डिक्रीज करना चाह रहा है? इंक्रीज। इंक्रीज। और वीपी क्या करना चाह रहा है? वीपी क्या करना चाह रहा है? डिक्रीज। डिक्रीज। वेरी गुड। यानी v1 को तो हमें पॉजिटिव लेना है, लेकिन vp को हम कैसा लेंगे? नेगेटिव। नेगेटिव।
क्यों लेंगे वीपी को नेगेटिव? क्योंकि वो लेंथ को डिक्रीज करना चाहता, कंप्रेस करना चाहता है। जैसे ये पेन है, अब पेन पे नीचे की तरफ अगर ऊपर से वेलोसिटी अप्लाई करी जा रही, ऊपर से फोर्स लगा रहा है, तो वो फोर्स ऐसे ही तो काम कर रहा है। उस फोर्स को देख के हमें यही तो फील आएगा कि वो इसकी लेंथ को डिक्रीज करना चाह रहा है, कम करना चाह रहा है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। हम लोग यहाँ पे सेगमेंट जो हम लोगों ने L2 माना है उसकी बात कर लेते हैं। L2 में भी सेम प्रोसेस है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये V2 स्पीड से जा रहा है नीचे, और ये ऊपर वाला टर्मिनल भी VP स्पीड से नीचे की तरफ आ रहा है। तो अब आप मुझे बताओ इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? V2 increase, VP decrease. तो प्लस लगा के हम क्या लिख देंगे? V2 तो पॉजिटिव होगा और VP हमारा कैसा है? नेगेटिव है। और इक्वल टू में कितना है? 0। ये कैसे लिख दिया? Zero. ये देखो, आप इस इक्वेशन से लिख रहे हैं। ये dl अपॉन dt क्या होता है? वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, याद करो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, याद करो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। Yes, Yes, sir. तो sir. ये किसकी वैल्यू है? ये इतनी वैल्यू किसकी है? L1 के चेंज होने का रेट है ये। किसी की पोजीशन चेंज होने का रेट ही तो क्या कहलाता है? वेलोसिटी। तो L1 जो लेंथ है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट, उसका जो टाइम के साथ में रेट चलता है चेंज होने का, उसको हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी। तो यहाँ पे ये जो dl1 अपॉन dt है, इसको हम लोगों ने बोल दिया वेलोसिटी। और वेलोसिटी है कितना? रिजल्टेंट वो कितना है? v1 माइनस vp है। क्लियर होगी बात? और उसी तरह से v2 माइनस vp किसकी वैल्यू है? ये है dl2 अपॉन dt की। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो? v1 प्लस का v2 इज इक्वल टू 2vp। ये vp और vp ऐड हो जाएगा। ऐसा नहीं करना माइनस माइनस काट दिए जो है, माइनस प्लस कटता है। हाँ, माइनस माइनस मत काट दिए। सो यहाँ पे जो vp की वैल्यू है वो कितना आ जाएगा? v1 प्लस v2 अपॉन 2। कोई डाउट? बताओ मुझे, कोई No, दिक्कत है sir. इतनी बात No, में? sir. अब यहाँ पे क्या समस्या है? यहाँ पे समस्या इतनी सी हो गई, इस लाइन में थोड़ी सी मैंने गड़बड़ कर दी है कि यहाँ पे मैंने यार v2 को नेगेटिव ले लिया और vp को नेगेटिव पॉजिटिव ले लिया। ये मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? यहाँ पे आप इसको लिख लेना v2 और इसको आप कर लेना vp। ठीक है, आप इसको प्लीज थोड़ा करेक्ट कर लेना। ठीक है, ये जल्दीबाजी में हो गया, मिसटाइप हो गया, जो भी है। तो इसको आप यहाँ पे v2 कर लेना और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? vp हो जाएगा। क्लियर होगी बात? देखो, मैंने यहाँ पे मतलब लिखा क्या था पहले? v1 माइनस vp और प्लस का vp माइनस v2, ये लिखा था मैंने। और इक्वल टू में क्या? 0। अब इसके अकॉर्डिंग तो ये कैंसिल ही हो रहे हैं, तो फिर v1 और v2 तो इक्वल आ गया इसके अकॉर्डिंग। लेकिन आना तो ये है तो वो तो तभी आएगा ना जब ये vp कैंसिल ना हो। तो इसीलिए वो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आप v2 कर लेना और यहाँ पे vp कर लेना, तभी सही आएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतनी बात आपको क्लियर हो गई। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला, ये तो वेलोसिटी के लिए आया, ये वेलोसिटी का ही तो फॉर्मूला ही। तो अब यार, अगर आपको पता है, आप लोग जो पुराने स्टूडेंट हैं मेरे, तो उनको ये बात पता है कि जब भी हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो उससे हमें क्या रिजल्ट मिलता है? ये बताओ आप मुझे। जब हम वेलोसिटी का Acceleration. Acceleration. वेरी नाइस। तो उससे हमें क्या मिल जाता है? यहाँ पे एक्सेलरेशन मिल जाता है। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है? vp इज इक्वल टू v1 प्लस v2 अपॉन 2, यही तो है। तो इसको आप क्या करो, टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दो इसको। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मिल जाएगा हमें dvp अपॉन dt इज इक्वल टू ये 2 तो कांस्टेंट है, 1/2 को बाहर लिख दिया, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा dv1 ओवर dt, और प्लस यहाँ पे हमको मिल जाएगा dv2 ओवर dt मिलेगा। तो ये dv अपॉन dt क्या होता है? एक्सेलरेशन किसका? p का। p मतलब पुली है, p मतलब यहाँ पे क्या है? पुली है, तो पुली की बात हो रही है। इक्वल टू ये dv1 अपॉन dt क्या हो जाएगा? a1, पहले वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन, प्लस ये dv2 अपॉन dt क्या हो जाएगा? a2, और अपॉन में तो 2 है ही ना। तो ये देखो एक्सेलरेशन के लिए एक्सप्रेशन आ गया। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया आपको, कोई दिक्कत है? No, sir. No, sir. समझ आ गया ना अच्छे से? तो जो अब यहाँ पे मैं स्टेप्स ये आपको जो बता रहा था, ये सारे स्टेप्स मैंने आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए कि ये स्टेप्स क्या थे। सबसे पहला काम क्या करना है? काउंट करो कितने स्ट्रिंग है।
स्ट्रिंग काउंट करने के बाद आपको क्या करना है, सेगमेंट बनाने हैं, उनको ऐड करके लिख दो टोटल कितना आ रहा है, उनको आप ऐड करके लिख दो टोटल कितना आ रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर आप उसको डिफरेंशिएट कर दो तो वेलोसिटी मिल जाएगा, एक बार और डिफरेंशिएट कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। बात इतनी सी है, खत्म हो गई बात। कोई डाउट? No, चलो sir. भाई, अब हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग इस प्रश्न की बात यहाँ पे करेंगे, इस क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। इसमें हमें करना क्या है, 2 blocks of masses m1 and m2 are attached at the end of an inextensible string which passes over a smooth massless pulley। यहाँ पे बोला गया कि m1 is greater than m2 है, जिससे हमें ये क्लियर हो जाए कि ये वाला ब्लॉक नीचे जा रहा है और ये वाला ब्लॉक ऊपर जा रहा है, इससे हमें ये क्लियर हो जाएगा। फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, हमें दोनों के एक्सेलरेशन निकालना है। और सेकंड है टेंशन इन द स्ट्रिंग, हमें सेकंड वाले पार्ट में स्ट्रिंग में टेंशन भी चाहिए, ठीक है। चलो तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डील करते हैं, समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है। देखो सबसे पहली बात तो हो गई यहाँ पे कि डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम में ये थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं मैं। ये ब्लॉक हो गया m2, क्वेश्चन में बोला गया है, और ये ब्लॉक हो गया हमारा m1, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन में डायग्राम बोला गया है। अब क्वेश्चन में बोला गया कि m1 की वैल्यू जो है वो m2 से ज्यादा है, इसका मतलब है कि ये जो m1 वाला ब्लॉक है वो नीचे की तरफ जा रहा होगा, तो फिर ये m2 वाला ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा होगा। ऑब्वियस सी बात है, m1 भारी है तो नीचे आएगा। हमें पहले वाले पार्ट में इन दोनों के एक्सेलरेशन पता करना है और सेकंड वाले पार्ट में हमें टेंशन निकालना है स्ट्रिंग। अब आप मुझे ये बताओ कि ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग जो है वो एक है कि दो है? कितनी स्ट्रिंग है यहाँ पे? वन, एक ही स्ट्रिंग है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ पे खत्म हुई है, ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग एक ही है। ये यहाँ ऊपर से होके जो आई है ये पूरी एक ही स्ट्रिंग है, ठीक है। जब तक स्ट्रिंग बदलती नहीं है तब तक टेंशन भी नहीं बदलता, यानी अगर स्ट्रिंग सेम है तो फिर इसका मतलब है कि टेंशन भी सेम रहेगा। दो पूरी स्ट्रिंग में एक ही टेंशन लगेगा, जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, वो हम करेंगे। चलो समझते हैं आगे। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि सेगमेंट बनाने हैं। तो सेगमेंट हम लोगों ने बनाया, ये मान के चलते हैं L1 है और ये मान के चलते हैं L2। या एक काम करते हैं, एक सेकंड रुको, जो पहला वाला ब्लॉक है उसके साइड हम लोग मान लेते हैं L1, ठीक है। थोड़ा मतलब थोड़ा ठीक लगेगा, इसको L1 मान लेते हैं और इसको L2 मान लेते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मान लेते हैं कि m1 मास का ब्लॉक नीचे की तरफ आया a1 एक्सेलरेशन से और m2 मास का ब्लॉक ऊपर की तरफ गया a2 एक्सेलरेशन से। हमें एक्सेलरेशन पता नहीं है ना, हमें तो कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, तो हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब बताओ क्या करेंगे हम, बोलो हम लोग क्या करेंगे? FBD। L1 नहीं, FBD की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। L1 प्लस L2 इज इक्वल टू L लिखेंगे, ठीक है। कंस्टेंट मोशन लगा रहे हैं, L1 प्लस L2 इज इक्वल टू पूरा L लिख दिया। L यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है। L यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि ये पूरी स्ट्रिंग की लेंथ तो बदल नहीं रही। हाँ, ये ब्लॉक L1 L2 तो बदल सकता है, M1 ब्लॉक नीचे आएगा तो ये L1 बढ़ जाएगा, ये तो हो सकता है। अब इसको क्या करेंगे आप? अब इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। अब इसको क्या करेंगे? एक बार डिफरेंशिएट। तो इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dl1 अपॉन dt प्लस का dl2 अपॉन dt और इक्वल टू में कितना आ जाएगा? 0 आएगा। इससे तो आपको वेलोसिटीज मिलेगी। इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन की ही बात करना है, वेलोसिटी की हमें कोई बात नहीं करना है, तो वेलोसिटी का हम कोई डिस्कशन भी नहीं करेंगे, ठीक है। इसको आप एक बार और डिफरेंशिएट कर दो। अब आप मुझे ये बताओ पहले कि अगर हम लोगों ने ये स्ट्रिंग बनाई L1, मेरी बात सुनना गौर से, तो इसमें ये वाला जो एंड है इसमें एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है ना, A1। देखो आप इस पॉइंट को देखो, आप इस पॉइंट को देखो, ये वाला पॉइंट नीचे की तरफ जाना चाह रहा है ना, A1 एक्सेलरेशन से जाना चाह रहा है कि नहीं? ठीक है, लेकिन ये ऊपर वाला पॉइंट कहाँ की तरफ जाना चाह रहा है? अब आप मुझे बताओ, ये वाला पॉइंट कहाँ जाना चाह रहा है? ये वाला बताओ, ऊपर या नीचे? नीचे। वेरी नाइस। ये वाला पॉइंट कहाँ जाना चाह रहा है? नीचे। हाँ, ऊपर भी जा रहा है क्या? सुनो भाई, सबके सब जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं सब सुने, ये वाला पॉइंट है ना, वो ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, ठीक है। फिर सर आपने वेरी नाइस क्यों बोला? अरे भैया, ये तो पुली ऊपर देखो, ऊपर से पुली ये बंधी हुई है, ये कहाँ जाएगा? पुली कहाँ ले जाओगे? ऊपर ये सीलिंग से देखो बंधी है, अटैच है, ये देखो है, ये पुली अटैच है। तो ये पुली को आप कहाँ लेके जा रहे हैं? मतलब ये पुली कहाँ लेके जाओगे? हैं, पुली लेके जाओगे?
यहाँ पे तो मोशन कर रही थी ये पुली, देखो ये पुली यहाँ पे मूव करने के लिए फ्री थी, इसलिए ये वाला एंड जो है वो नीचे आ रहा था वीपी स्पीड से। बट इस वाले क्वेश्चन में तो ये पुली तो फिक्स है ये पुली मोशन नहीं कर रही, तो ये वाला पॉइंट भी मोशन नहीं करेगा, यानी ये वाला पॉइंट मोशन नहीं कर रहा, यानी इसका एक्सेलरेशन वेलोसिटी इसका इस पॉइंट का कितना है, 0 है। कितना है? 0। क्लियर है? अब आप मुझे ये बताओ कि A1 जो है, A1 जो होगा वो पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे? नेगेटिव। अरे क्या, पॉजिटिव। नेगेटिव क्यों लेंगे? ये देखो लेंथ को इंक्रीज करना चाह रहा है, ये लेंथ को इंक्रीज करना चाह रहा है, तो पॉजिटिव लेंगे ना, तो ये A1 तो प्लस का हो गया। ठीक है, इसके बाद बात आ गई dl2/dt डिफरेंशिएट करने के लिए। तो अगर हम यहाँ पे सेकंड वाली स्ट्रिंग को बनाते हैं, तो अब आप मुझे ये बताओ कि इस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन है वो ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है? बोलो। ऊपर की तरफ। वेरी गुड, इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, A2 एक्सेलरेशन है, और ये वाला पॉइंट तो फिक्स है। देखो यहाँ पे ये वाला पॉइंट फिक्स ही तो है, ये वाला पॉइंट आपको दिख गया होगा किस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला पॉइंट फिक्स है। तो जब यहाँ पे ये पॉइंट फिक्स है और ये वाला पॉइंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन कैसा होगा? नेगेटिव होगा, और इक्वल टू में कितना आ जाएगा? 0। तो यहाँ से तो हमें एक अद्भुत रिजल्ट मिल गया, A1 A2 इक्वल है। यहाँ से तो हमें एक बड़ा अद्भुत रिजल्ट मिला है, A1 और A2 तो इक्वल है। इसका मतलब कि सर M1 जितने एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, M2 भी उतने ही एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, हाँ या ना? जा रहा है ना? Yes, क्योंकि दोनों के एक्सेलरेशन सेम हो गए। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने बनाया M1 का फ्री बॉडी डायग्राम। तो M1 का नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा? M1G। ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा? इस पर टेंशन, क्योंकि ऊपर स्ट्रिंग है तो टेंशन लगेगा, और इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, और एक्सेलरेशन को तो अब हम सिर्फ स्मॉल a बोलेंगे, अब हम A1 A2 नहीं बोल रहे। क्यों? क्योंकि हमें तो पता चल गया कि दोनों के एक्सेलरेशन सेम है। तो अब आप मुझे ये बता दो कि यहाँ पे M1G बड़ा है कि T बड़ा है? ये आप बता सकते हो मुझे, क्योंकि मैं आपको कई बार बता चुका हूं, तो आप भी मुझे अब बता सकते हो। बताइए जल्दी से, यहाँ पे M1G बड़ा है या T बड़ा है? एक्सेलरेशन देखो कहाँ है, वही बड़ा होगा। एक्सेलरेशन कहाँ है? यस, तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब है कि M1G बड़ा है, T छोटा है, तो रिजल्टेंट फोर्स तो हम लोगों ने लिख दिया M1G माइनस T, और इक्वल टू में क्या लिखेंगे? MA, F इक्वल टू MA। एक आ गई इक्वेशन। ठीक है, दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी? जब हम बनाएंगे M2 का फ्री बॉडी डायग्राम। तो M2 का जो फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बनाएंगे, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि नीचे की तरफ क्या लगेगा? M2G लगेगा, ऊपर की तरफ टेंशन लगेगा, और ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है A एक्सेलरेशन से। तो अब की बार यहाँ पे T बड़ा हो जाएगा, तो T माइनस का M2G इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं M2A। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास दो अननोन है और हमारे पास दो ही इक्वेशन है। अननोन कौन कौन से? एक तो हमें टेंशन कैलकुलेट करना था, और एक हमें एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट करना था। याद करो, बताया था, यही तो करना भैया, कैलकुलेट। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, इनको आप ऐड कर दोगे तो इससे ये T से T कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा? M1G माइनस का M2G इज इक्वल टू, यहाँ पे आप A को कॉमन कर लो, तो M1 प्लस M2 आ जाएगा। तो इससे फाइनली एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके सामने निकल के आ गई, M1 माइनस M2G और डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ये आपके सामने क्या आ गया? एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, और जब आप इस एक्सेलरेशन को उठा के आप फर्स्ट इक्वेशन में या फिर सेकंड इक्वेशन में रख दोगे, तो उससे टेंशन आ जाएगा आपके लिए। तो इससे आपको टेंशन कितना मिल जाएगा? यहाँ पे 2m1 m2g अपॉन में m1 प्लस m2। ये आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? ये आपको टेंशन मिल जाएगा। क्वेश्चन में हमसे यही दोनों चीजें पूछी गई थी। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई मेरे ख्याल से। बताइए, कोई डाउट है? हाँ सर। वेरी गुड। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, इसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जो देखा, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पे बात करी थी कि अगर यू शेप की पुली है, सुनना मेरी बात गौर से। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि अगर हमारे पास यू शेप की पुली है इस तरह से, तो यू शेप की पुली के लिए अगर मान लेते हैं ये मास M2 है और ये मास M1 है,
और M1 की वैल्यू जो है वो M2 से ज्यादा है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पे कि M1 जो होगा हमारा वो कैसा होगा, बड़ा है, तो M1 का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा और M2 का ऊपर, तो इन दोनों के एक्सेलरेशन सेम होंगे। ये मैं आपको लास्ट वीडियो में डेराइव करके बता चुका हूँ कि इनके एक्सेलरेशन सेम कैसे होंगे। ठीक है, इक्वेशन हम लोगों ने जो बनाई थी, इक्वेशन हमारे सामने जो आई थी, उसके अकॉर्डिंग जो टेंशन और एक्सेलरेशन हम लोगों ने फाइंड किया था वो कितना था, 2m1 m2g अपॉन में क्या था, m1 प्लस m2, ये हमारा टेंशन था। और एक्सेलरेशन जो हम लोगों ने फाइंड किया था वो कितना था, m1 माइनस का m2g और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये दो चीजें हम लोगों ने यहाँ पे निकाली थी, टेंशन और एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। इस तरह का क्वेश्चन अभी हम लोग देख चुके हैं, अभी इस तरह का क्वेश्चन हम लोग डील कर चुके हैं। अगर आपको याद हो, इस तरह का क्वेश्चन पिछले वीडियो में हम लोगों ने डील किया था। अब यहाँ पे हमें करना क्या है वो आप समझ लो एक बार। A system of three masses m1, m2 and m3 are shown in the figure. The pulleys are smooth and massless and string are massless inextensible. ये सारी वही कंडीशंस हैं, सेम टू सेम। आपको करना क्या है, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। आपको स्ट्रिंग में टेंशन निकालना है। और सेकंड पॉइंट में आपको क्या करना है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। आपको यहाँ पे हर एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है। ठीक है, तो करना क्या है, आपको वही काम करना है कि आप इसको मान लो L1 लेंथ है, इसको क्या मान लो कि L2 लेंथ है। L1 प्लस L2 इज इक्वल टू क्या होगा, L। डिफरेंशिएट करोगे, वही सब काम करना है, हाँ या ना बोलो। यस सर। ठीक है, यस सर। हाँ, तो आप लोग इस क्वेश्चन को प्लीज एक बार ट्राई करना अपने अपने घरों में। करोगे ना ट्राई, यस आप सर। इसको एक बार ट्राई कर यस पाएंगे। सर। हाँ, तो आप इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करना। हालांकि इस क्वेश्चन, इस तरह का एक क्वेश्चन मैं आपको पिछले वीडियो में अभी डिस्कस कर चुका था। ये देखो सेम टू सेम ही है कि नहीं है। तो जब ये क्वेश्चन Yes, सेम टू सेम है तो उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन को भी आप लोग प्लीज ट्राई करना। नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगा ही, इसके बाद ऑप्शन ही क्या है मतलब, लेकिन एक बार ट्राई तो करके देखो एक बार। ठीक है, चलो हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा सा कुछ और भी कंसेप्ट यहाँ पे आपके क्लियर हो जाए। सुनो मेरी बात गौर से, क्या बोला गया है क्वेश्चन में। The figure shows one end of a string being pulled down at a constant velocity v। देखो यहाँ पे इस वाले एंड को नीचे की तरफ खींचा जा रहा है v वेलोसिटी से। अच्छा एक काम करो, आप पहले डायग्राम को देख लो, क्योंकि जब मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ तो फिर आप डायग्राम को देख रहे होगे। तो पहले आप डायग्राम को ही देख लो अच्छे से, फिर मैं समझाऊंगा। देख लिया डायग्राम, ये होता है, ये ह्यूमन नेचर है, ये ह्यूमन नेचर है। सर जो बताएंगे वो नहीं देखना है, डायग्राम देखना है, डायग्राम में क्या हो रहा है वो देखना है, ये ह्यूमन नेचर है। तो पहले आप डायग्राम ही देख लो। यस सर। देख लिया ना, चलो अब बढ़ते हैं आगे। हमें करना क्या है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ मास m एज अ फंक्शन ऑफ x। हमें यहाँ पे इसकी वेलोसिटी निकालना है x के फंक्शन में, x के टर्म्स में हमें इसकी वेलोसिटी चाहिए। मतलब देखो तो पूछ क्या दिया, समझ पा रहे हो। हमें यहाँ पे इस मास की वेलोसिटी चाहिए इस x के टर्म्स में। कैसे करेंगे भाई, ये स्ट्रिंग देखो, सेगमेंट बनाओ। तो सेगमेंट कौन कौन से बनेंगे, देखो एक तो सेगमेंट ये बन गया हमारा L1, ठीक। एक सेगमेंट हमारा ये बन जाएगा L2, एक सेगमेंट हमारा ये बन जाएगा L3। और कोई कंफ्यूजन वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए, ये पूरी की पूरी एक ही स्ट्रिंग है बच्चों। ये पूरी यहां से यहां तक आप उठा के देखो, ये पूरी की पूरी एक ही स्ट्रिंग है, पूरी एक सेम स्ट्रिंग है। ठीक है, तो जब ये स्ट्रिंग पूरी की पूरी एक ही है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, L1 प्लस L2 प्लस का L3 और इक्वल टू में कितना हो जाएगा L। L मतलब कांस्टेंट। ठीक, अब क्या करोगे आप बताओ, क्या करोगे आप इसके बाद क्या करना। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। इसके बाद हम इसको कर देंगे डिफरेंशिएट। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको इससे क्या मिल जाएगा, dl1 अपॉन dt प्लस का, इससे मिल जाएगा हमें dl2 ओवर dt प्लस का dl3 ओवर dt इक्वल टू में क्या मिलेगा, 0। इक्वल टू में तो हमेशा मान के चलो कि 0 ही आएगा, क्योंकि सामने जो लेंथ है वो तो कांस्टेंट ही है, तो वो तो हमेशा ही 0 रहेगा। ठीक है ना। अब आप गौर से देखना डायग्राम को, क्योंकि अब परीक्षा है आपकी, टेस्ट। सुनो बताओ, dl1 अपॉन dt पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। देखो L1 कहाँ था, ये इस स्ट्रिंग की बात हो रही है, इस स्ट्रिंग की। ये v को देखो कैसे काम कर रहा है, ये काम कर रहा है v। बताओ पॉजिटिव ले लें कि नेगेटिव ले लें। पॉजिटिव, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। इसको हम लोगों ने ले लिया v। ठीक है, अच्छा एक चीज और, एक चीज मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर दूं, 1 मिनट का टाइम दो आप मुझे। हाँ देखो, यहां से ये वाली जो लेंथ है,
देखना गौर से, ये वाली लेंथ तो बी है, कैसे, ये देखो, और ये जो वर्टिकल बना हुआ है, ये वर्टिकल कितना है, एक्स है, तो फिर ये हाइपोटेनियस हो गया ना एक तरह से देखा जाए, हो गया। इसका मतलब है कि L2 की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगी, यस सर। और यही वैल्यू किसकी है, L3 की भी है। देखो डायग्राम को गौर से, है ना। यस सर। गुड। तो अब हमें करना क्या है कि जो ये L2 ओवर सॉरी dL2 ओवर dt लिखा हुआ है, तो उसकी जगह तो हमें ये लेंथ रखना है ना, इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो हमें यहाँ पे क्या रखना है, प्लस लगा के ही मैं अभी लिख दे रहा हूँ, फिर साइन अभी लगा देंगे, d ओवर dt, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर होगा ना। और ये dl3 के लिए भी होगा, तो हम एक काम करते हैं, डायरेक्ट ही 2 लिख दे रहे हैं, इक्वल टू में 0 लगा दें। बताओ क्या ये लाइन आपको समझ आ गई, हाँ या ना। देखो L2 और L3 सेम है ना, तो d ओवर dt को हम लोगों ने कॉमन ले लिया, और ये सेम है तो डबल हो गया, बस इतनी तो वैल्यू, और L2 L3 की वैल्यू अपन ने रख दी है, मतलब। यस सर। ठीक है। अब बात आती है कि ये पॉजिटिव होंगे कि नेगेटिव होंगे, बात तो ये आती है, तो समझो बात को। डायग्राम को देख के आप तो मुझे बस इतना बता दो कि ये जो M ब्लॉक है, मतलब ये जो ब्लॉक M मास का ब्लॉक है, ये वाला, ये ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है, इतना फील करो आप इस डायग्राम को देख के। डायग्राम को देख के आप फील करो कि ये M ब्लॉक कहाँ जा रहा है, ऊपर या नीचे। नीचे। सर नीचे। सोचो, देखो दो ही ऑप्शन है आपके पास, या तो नीचे जाएगा या फिर ऊपर जाएगा। अरे यार एक मतलब सोचने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है, ध्यान की जरूरत है, मतलब क्या बोल रहा हूँ आपसे, ध्यान ध्यान ध्यान, 3 बार बोला मैं, और आप ध्यान दे एक भी बार नहीं रहे हो। सुनो, पूरी की पूरी स्ट्रिंग एक ही है यार, इस स्ट्रिंग को जब तुम नीचे खींचोगे तो ये ब्लॉक ऊपर नहीं उठेगा। यस सर। कुएं से जब पानी निकालते हैं, तो जब हम यार रस्सी को खींचते हैं, तो बाल्टी ऊपर आती है कि नीचे जाती है, ऊपर। है कि नीचे चली जाती है बाल्टी, मतलब रस्सी भी हम खींच रहे हैं, बाल्टी भी नीचे जा रही, वाह, मतलब चल क्या रहा है। ये कैसे संभव है, ये तो जीवन में कुछ नया हो गया, मतलब हैप्पी बर्थडे बन गई इसकी। क्यों विवाह, कहाँ जा रहा है ये ब्लॉक, बताओ। ऊपर। ऊपर जा रहा है। तो जब ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, तो अब आप मुझे बताओ कि L2 और L3 जो है वो डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा। देखो डायग्राम को देखो, सोच समझ के आंसर देना। इंक्रीज। देखो देखो डायग्राम को देखो गौर से विभा, और ध्यान दो, और ध्यान दो, आएगा। डिक्रीज। दो ही ऑप्शन है अपने पास। L2 इंक्रीज होगा। L2 इंक्रीज होगा, सोचो। चलो इस डायग्राम को थोड़ा और साफ कर दूं मैं। है, मैं इसको थोड़ा सा साफ कर दे रहा हूँ, चलो ये लो, अब शायद आपको अच्छा लगेगा डायग्राम देख के। अब सुनना मेरी बात, ये टर्मिनल इसको आप नीचे खींच रहे हो, ठीक, ये लेंथ L1 है, ये लेंथ L2 है, ये लेंथ L3 है। आपको इतना पता चल गया कि ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है। जब ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, तो यार ये पूरा जब ऊपर की तरफ जाएगा सिस्टम, तो फिर ये वाली लेंथ, ये वाली, मतलब अभी पुली इधर है, फिर थोड़ी देर बाद पुली इधर आ जाएगी, तो ये लेंथ ऐसी हो जाएगी, फिर थोड़ी देर बाद पुली कहीं और ऊपर होगी, तो फिर ये लेंथ ऐसी हो जाएगी। तो ये लेंथ यार घट रही कि बढ़ रही यार, है, तुम खुद से सोचो, हो रही है। तुम खुद सोचो कि यार यहाँ पे जब हम स्ट्रिंग को नीचे की तरफ खींचते जा रहे हैं, खींचते जा रहे हैं, खींचते जा रहे हैं, तभी तो ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। तो टोटल लेंथ जो स्ट्रिंग की है वो तो फिक्स है, वो तो बदल नहीं रही यार, लेकिन यहाँ पे लेंथ जब बढ़ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है ये लेंथ घट ही रही होंगी। तो कॉमन सेंस था ये, यस सर। कॉमन सेंस था ये, कॉमन सेंस, मतलब ये फिजिक्स नहीं थी, कॉमन सेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या साइन लगाएंगे, माइनस, और उम्मीद तो करता हूं मैं कि ये माइनस क्यों आया ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि घट रही है ना। मैंने अभी बताया था कि जब डिक्रीज होगी तो माइनस लेना है, और इंक्रीज होगी तो प्लस लेना है। इट इज ओके। चलो डिफरेंशिएशन करते हैं। उम्मीद करता हूं कि डिफरेंशिएशन आप भूल चुके हैं, इसलिए मैं दोबारा समझा देता हूं।
भूल चुके हैं ना? अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा है, इसको डिफरेंशिएट जब हम लोग करते हैं dy ओवर dx, हम लोग जब इसको लिखते हैं तो इसको लिख देते हैं 2x। ये जो पावर है वो 2x आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है। और अगर हमें जैसे dy ओवर dx मान के सॉरी, अगर हमारे सामने y इक्वल टू लिखा है अंडर रूट एक्स, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x रेज टू पावर 1/2x। हाँ तो dy ओवर dx क्या हो जाएगा? ये 1/2 आगे आएगा और x रेज टू पावर हो जाएगा 1/2 माइनस 1, एक घटाते भी तो है, तो ये आ जाएगा 1/2 रूट एक्स। ये क्या हो गया? अरे भैया x की वैल्यू पावर में -1/2 बचा ना, x की पावर में देखो कितना बचा है, -1/2, तो -1/2 पावर है तो ये अपॉन में आएगा, तो 1/2 रूट एक्स। इसका मतलब है कि अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 2 रूट एक्स। अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 2 रूट एक्स होता है ना। तो ये v तो एज इट इज रहेगा, माइनस का ये 2 भी सेम रहेगा। अब यहाँ पे आप देखो ये पूरा का पूरा अंडर रूट में लिखा है, तो इसका आप डिफरेंशिएशन करते हो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इसको आप पहले तो t मान लोगे, तो इसको t मान के करोगे तो कितना आएगा? 1/2 रूट एक्स, और x की वैल्यू कितनी है आपके सामने? b स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर। ठीक है, अब आपने इसको पूरे को t माना, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे आप, तो क्या लिखोगे आप? d ओवर dt और b स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर, इस तरह से लिखोगे, और इक्वल टू में 0 है, तो ये 2 से 2 तो खत्म हो गया खेल। ठीक है, ये आपका बचेगा अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट है, यहाँ पे आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो b को तो 0 लिख देंगे, x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? एक्स स्क्वायर का कितना होता है? 2x होता है, और x का फिर से होगा तो वेलोसिटी आ जाएगा, और इक्वल टू में क्या है? 0। बस यहाँ से आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करना था, v कॉमन कर लो आप यहाँ पे चुपचाप से, क्या बचेगा? 1 - 2x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर इक्वल टू में 0। अब आप इससे यहाँ से v को कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से, जो भी आपका आंसर आया आप चेक करें। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है? देखो कैलकुलेशन हो सकता है मैंने कहीं जल्दीबाजी में कुछ गड़बड़ कर दी, तो प्लीज आप उसको देख लेना, कोई इशू नहीं है। बताओ, कोई डाउट है?